सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है 9th क्लास में। और इसमें अपन समकालीन भारत में लेसन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। आज लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। भारत 2 स्वरूपों से जाना जाता है। एक तो है सांस्कृतिक स्वरूप। कौन सा है? एक तो है सांस्कृतिक स्वरूप और एक है भौतिक स्वरूप। तो सांस्कृतिक जो स्वरूप होता है, मैंने बहुत सी बार पहले भी कहा है कि सांस्कृतिक स्वरूप में तो कहीं पर कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके बाद अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, ये सब सांस्कृतिक स्वरूप में आता है। भौतिक स्वरूप में आता है कहीं पर पहाड़, कहीं पर मैदान, कहीं ऊंचे ऊंचे पठार, कई नदियां, झीलें, ये सब भौतिक स्वरूप में आ गया। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विभिन्न और विभिन्नता से भरा हुआ और एक विशाल देश है, एक नहीं है? तो आप किस प्रकार के क्षेत्र के भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, कौन से क्षेत्र में रहते हो आप? मैदान में रहते हैं अपन, मैदानी क्षेत्र के इलाके में। तो वहां दूर दूर तक पहले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों के बारे में भली भांति परिचित होंगे। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, ये लिख लेना बेटा तुम, ये भू आकृतियां हैं, जैसे पर्वत, उसके बाद पठार, उसके बाद मैदान, मैदान के बाद देखो द्वीप समूह, ये कई प्रकार की जो आकृतियां हैं, भू आकृतियां जो हमारे देश में पाई जाती है, भौतिक स्वरूप है। कहीं पर आपको पर्वत मिलेंगे, कई पठार, कई मैदान और कई द्वीप समूह, मरुस्थलीकरण, ये सब चीजें आपको भौतिक स्वरूप में देखने को मिलेगी। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय, प्रायद्वीपीय, पठार, पृथ्वी की सतह पर प्राचीन भाग है। उसके बाद देखो भारत के भौतिक स्वरूप कौन कौन से, ये देखो आगे देखिए बच्चों, मुख्य भौगोलिक स्वरूप जो भारत के कौन कौन से स्वरूप है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहले जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा है, कैसा नहीं है, कितनी इसकी ऊंचाई है और कौन कौन सी श्रृंखलाएं, कौन कौन सी नदियां इसमें से निकलती है। उसके बाद उत्तरी मैदान, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन सब टॉपिक के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो पहले देखिए हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की क्या है भूमिका? भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये कहां तक फैली हुई है? पश्चिम से पूर्व से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विश्व में इससे बड़ा ऊंचा जो पर्वत है वो नहीं है हिमालय से ऊंचा, हिमालय ही सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी जो लंबाई है वो 2400 किमी में फैला हुआ है। अर्धवर्त बनाता है ये, अर्धवर्त, ऐसे वर्त तो पूरा बनता है, ये अर्धवर्त है, ऐसे ही, ऐसे ये अर्धवर्त, ऐसे हिमालय की इधर से यहाँ गुजरात से लेकर इधर ये पूरा इधर अरुणाचल प्रदेश होते हुए इधर तक ऐसे अर्धवर्त बनाता है हिमालय। उसके बाद देखो इसमें कई ऊंचे ऊंचे शिखर है, आपने नाम सुना होगा, जैसे माउंट एवरेस्ट सुना है ना, जो नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, सुना है पहले नाम।
उसके बाद है कंचनजुंगा, ये भारत में, इसकी जो सीमा है कंचनजुंगा की, ये भारत में 8,598 इसकी ऊंचाई। उसके बाद है मकालू, ये नेपाल में 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई। उसके बाद है धौलागिरी, धौलागिरी भी नेपाल में है 8,172 इसकी ऊंचाई। उसके बाद है अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बउआ है और गुरला मंदाता है। इतनी सारी इसकी ऊंचाई के जो पर्वत हैं वो इनके नाम है। आगे देखो अब इसमें हिमालय की सबसे भारी जो श्रृंखला है शिवालिक, उसको क्या कहा जाता है? शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किमी है और ऊंचाई 9 से 1100 मीटर की है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ मोटी परत से ढकी हुई है। हिमालय और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। जैसे ये जो घाटियां होती है ना, ऐसे यूं घाटियां होती हैं, तो ये जो बीच की दूरी है ना, ये बीच की, ऐसे ये बीच की दूरी आती है ना जो ये, तो इसको कई बार इसको क्या कहा जाता है? दून। क्या कहा जाता है? दून। जैसे आपने इनके नाम सुना होगा, देहरादून सुना है ना, वो भी इसी पर्वत श्रेणी के बीच में है। देहरादून है, कोटली दून है, उसके बाद है पाटली दून, ऐसे दूनों के नाम से जाने जाते हैं। इसी पर्वत के बीच में जो जगह रहती है ना, वो उसको कहा जाता है दून। उसके बाद देखो, उसके बाद देखेंगे अपन उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान कहां कहां तक फैला हुआ है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के बीच में है। उत्तरी मैदान जो ये उत्तर है, ये तो जानते हो नहीं इतना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये उत्तर का जो ये हिमालय पर्वत है, एक नहीं है इधर, ये हिमालय पर्वत। उसके बाद यहाँ से जो नदियां निकल रही है, ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो भी नदियां निकल रही है, तो ये उत्तर का मैदान है, ये उत्तरी मैदान। ठीक है। आगे देखो, इससे सिंधु निकल रही है, गंगा निकल रही है, ब्रह्मपुत्र निकल रही है, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो बनाया गया जो मैदान है उसी को उत्तरी का मैदान कहा जाता है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मिट्टी के बारे में नाम सुना होगा, मिट्टियों की, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, तो ये जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद स्थित बड़े बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ निपेक्ष हुआ है, जिससे इस उपजाऊ निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। मतलब ये जो मैदान है 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है, फैला हुआ है। इस मैदान की लगभग 2400 किमी लंबा और 240 मीटर चौड़ा फैला हुआ है। ये सघन जनसंख्या वाला है। आपको मैंने पहले भी कहा था, जनसंख्या वहीं ज्यादा मिलेगी जहां सुविधाएं ज्यादा होगी, वहीं मिलती है ना, जनसंख्या वहीं ज्यादा मिलेगी जहां सुविधाएं ज्यादा होगी। तो मैदानों में आपको सघन जनसंख्या मिलेगी हमेशा, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं होती है, खेती बाड़ी, रहन सहन, व्यापार मार्ग, सड़क मार्ग सब ठीक ठाक रहता है। यहाँ रहता ही नहीं रहता है। और पहाड़ी मार्गों में सारी आगे देखो, उत्तरी मैदान, तो ये जो हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां निकल रही है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा उत्तर का मैदान ये बना हुआ है। तो उसके बाद देखो आप, इसकी लंबाई चौड़ाई 7 लाख वर्ग क्षेत्र में ये फैला हुआ है। उसके बाद 240 मीटर इसकी चौड़ाई है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो सघन जनसंख्या है वो भी आपको इसी मैदानों में मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या वहीं ज्यादा निवास करती है जहां ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद समृद्ध मृदा का आवरण रहता है, यहाँ पर पर्याप्त पानी रहता है, और उपलब्धता अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ जलवायु भी ठीक ठाक रहती है, पानी की सुविधाएं मिलेगी आपको, सारी चीजें
सुख सुविधाएं यहाँ पर्याप्त रहती है उत्तर के भारत के मैदानों में। नदी के निचले भागों की ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित कर बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। जो भी नदी यहाँ से निकलती है वो यूं नहीं कि एक जैसी बहती रहे, उसकी कई सहायक नदियां हो जाती है। फिर जैसे यहाँ से एक नदी निकली तो उसकी फिर इधर भी निकल गई, इधर भी निकल गई, इधर भी निकल, कहीं जहाँ उसको जैसा जैसा रास्ता मिलता जाता है वैसी वैसी उसकी सहायक नदियां बनती चली जाती है। दोआब नाम सुना है आपने पहले भी। दोआब दो नदियों के बीच की दूरी, जैसे ये नदी, इधर से भी नदी आ गई, इधर से भी नदी आ गई, ये बीच का जो भाग है, बीच में जो टापू बचा रहता है उसे कहते हैं अपन दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। ये इधर से जैसे ये नदी निकली यहाँ से, इधर से भी निकल गई, इधर के बीच का जो भाग है उसे अपन दोआब कहते हैं। आगे देखो, गंगा के मैदानों का विस्तार घग्गर तीस्ता नदियों के बीच है। इसकी उत्तरी भाग में राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर, देखो कौन कौन से भाग आते हैं इसमें। एक तो हरियाणा राज्य आएगा, दिल्ली आएगा, ये सब यही पढ़ते हैं इसी भाग में, यहाँ ये मैदानी क्षेत्र में। दिल्ली भी है, आपने पहले भी देखा होगा मैप में कि दिल्ली भी यही है। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, ये सब इसी उत्तरी भाग के मैदान है। ये उत्तरी भाग के मैदान है। ये सब कौन कौन से हैं देखो, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में यही है, उत्तर में ही है, पूरा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद बिहार है, झारखंड है, ये सब इसी में आते हैं। कुछ भाग पश्चिमी बंगाल में भी फैला हुआ, ये पश्चिम बंगाल में यहाँ तक ये उत्तर का मैदान। आगे देखो, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। अब आगे देखिए आप प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है इसके बारे में देखिए। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति होती है। कैसी होती है? इसी के आपने देखा होगा मेज, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ। जैसे आपने देखा होगा रणथंबोर, नाम सुना हो आपने पहले, वो एक प्रायद्वीपीय के पठार के हिसाब से है। वो भूमि से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग, भूमि से धरातल से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग ही पठार कहलाता है। आई बात समझ में? आगे देखो, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति जैसा होता है जो पुराने क्रिस्टल, आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना हुआ होता है। यह गोडाउन भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग की चौड़ी और निचली घाटियां गोलाकार पहाड़ियों की है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप का पठार वो भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। एक पठार को मध्य उच्च भूमि भी कहा जाता है। मैंने कहा ना कि धरातल से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग, अभी ऊपर जाके बहुत बड़ा एरिया हो। जैसे रणथंबोर में ऐसे ही थोड़ा सा ऊंचाई भी जाते ही, फिर रणथंबोर में ऊपर आप देखोगे तो बहुत बड़े एरिया में आपको मैदान मिलेगा। तो उसी भाग को क्या कहेंगे अपन? पठार। देखो आगे अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अपन देखेंगे। अब प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति जैसा है, मैंने पहले भी कहा है। और जैसे कि आपने पठारों का नाम सुना होगा, दक्कन का पठार सुना है ना, दक्कन का पठार। नर्मदा के नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला हुआ है। इसे उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला की दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला उच्च भूमि में अरावली से गिरी, पश्चिम में धीरे, राजस्थान में गुलूरी के तथा मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जैसे चंबल, नाम सुना है चंबल का, चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन के दक्षिण में उत्तर तक बहती है। इस प्रकार के इस क्षेत्र को
के ढाल को भी दर्शाती है। इस क्षेत्र में ढाल भी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजार आकार का भूभाग है। दक्षिण के जो पठार मिलेंगे आपको भारत के निचले हिस्से में, वो आपको त्रिभुज आकार के मिलेंगे। जैसे कि देखिए आप इधर, ये जो इसमें पठार मिलेंगे आपको इधर, ये त्रिभुज आकार के मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? त्रिभुज आकार के। यहाँ जो पठार मिलेंगे आपको वो त्रिभुज आकार के मिलेंगे आपको। जैसे दक्कन का पठार, वो भी यही है। दक्कन का पठार है। उसके बाद देखिए भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल कैसा है? मरुस्थल का नाम आते ही आपको समझ में आ गया होगा, रेतीली भूमि है ना। आगे देखो, अरावली पहाड़ी के पश्चिम के किनारे थार का मरुस्थल स्थित है, जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का जो मरुस्थल है पश्चिम में, वो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी में से भी कम वर्षा होती है। मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। अभी अपने यहाँ तो इतनी बारिश होगी, पर उधर जाके देखिए अगर अपन रामदेवरा की तरफ, तो उधर बहुत कम बारिश मिलेगी आपको। कभी कभी बारिश होती है उधर, कभी कभी। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। एक तो वनस्पति बहुत कम मिलेगी आपको, मिलेंगी तो छोटी छोटी झाड़ियां मिलेगी वहां आपको। रेतीली भूमि रहती है ना, तो उसमें क्या है, वो जैसे अपने वो छोटी छोटी झाड़ियां मिलेगी आपको, ठीक है ना जी। वो पेड़ भी मिलेंगे तो बिना छांव वाले, ऐसे लंबे लंबे होते हैं बस, पर उनकी छाया नहीं रहती। आगे देखो, वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती है और कुछ उसके बाद बालों में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं गिरने से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी, नाम लिख लेना आप, लूनी इस क्षेत्र की, मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है लूनी, ठीक है। बरकान अंध्र चंद्रकार बालों का टीका विस्तार बहुत क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबो टीके भारत पाकिस्तान की सीमा प्रमुखता में पाए जाते हैं। आगे देखिए अब आप तटीय मैदान। तटीय मैदान जैसे कि आपने देखा होगा, ये तो उत्तर भारत का मैदान है। तटीय मैदान जो समुद्री इलाके के आसपास है, ये जो जितने भी हैं ये तटीय मैदान है सब, ये आसपास। इधर भी, इधर क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। तो इनकी जो तटों पर इधर ये जो मैदान मिलेंगे आपको, ये तटीय मैदान कहलाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों के संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। पश्चिम में अरब सागर है, ये देखो इधर क्या है, अरब सागर। उसके बाद पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये इधर बंगाल की खाड़ी। उसके बाद देखो पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट और अरब सागर बीच संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण, क्या कहा जाता है इस भाग को, कोंकण। ये वाले भाग को कोंकण कहा जाता है। यहाँ कोंकण में कौन कौन से आएंगे, इसमें बॉम्बे और गोवा, नाम सुना है आपने, बॉम्बे और गोवा। ये यहाँ बॉम्बे और गोवा इस क्षेत्र में है, यहाँ पर ये बॉम्बे और गोवा, इसको कोंकण क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद देखो आप, मध्य भाग में कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग में मालाबार तट। कन्नड़ ये कर्नाटक में है, इधर इनके नीचे ही कर्नाटक में कन्नड़ और नीचे मालाबार तट इधर है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरामंडल तट, इस भाग को क्या कहा जाता है, कोरामंडल तट। ये कोरामंडल तट।
बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस नदी तट पर विशाल डेल्टा मिलेंगे आपको। और क्या मिलेंगे? डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे चिल्का, चिल्का झील, कौन सी झील? चिल्का झील, नाम सुना हो आपने तो, चिल्का झील। और एक स्थित महत्वपूर्ण भूभाग के लक्षण है। चिल्का झील एक भारत की सबसे, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओडिशा में स्थित है झील। कहां है? ओडिशा में। नाम सुना है? ओडिशा। ओडिशा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी ओडिशा की है ना। उसके बाद आप देखिए द्वीप समूह। क्या आएंगे अब? द्वीप समूह, जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, द्वीप समूह। आपने पहले भी देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। एक नहीं है, भारत जो अपना फैला हुआ है, इसका जो भौगोलिक स्वरूप है वो बहुत ज्यादा विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा इसमें विभिन्नता देखने को मिलेगी आपको, और भौतिक रूप से भी आपको इसमें बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक रूप से जो विभिन्नता पाई जाती है, खान पान, रहन सहन, कई पानी का अलग अलग टेस्ट, मतलब अलग अलग आपको विभिन्नता मिलेगी आपको बहुत सारी। सांस्कृतिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी आपको बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलेगी। कहीं पर मैदान मिलेंगे आपको, कहीं पर पर्वत मिलेंगी, कहीं नदियां मिलेगी, झीलें मिलेगी, सब तरह के आपको वन मिलेंगे। सब तरह से भौगोलिक विविधता पाई जाती है। उसके बाद जिसका अपन अध्ययन करेंगे, द्वीप समूह। द्वीपों का समूह, भारत के अतिरिक्त 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। एक तो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक है लक्षद्वीप। दोनों का नाम सुना है आपने? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर और लक्षद्वीप इधर। दोनों द्वीपों के नाम सुने होंगे आपने। उसके बाद देखिए आप, केरल के मलाबार तट के पास लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात की। केरल, ये इधर लक्षद्वीप, केरल के जो मलाबार तट है इधर ये, तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे जो द्वीप समूह किसे कहेंगे पहले तो देखिए, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। क्या हो? चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसी भूभाग को अपन द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्वीप समूह। जैसे श्रीलंका जो देश है वो एक द्वीप समूह है, द्वीप है एक। क्या है वो? और जैसे कि अपना जो भारत है वो एक प्रायद्वीप है, क्योंकि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। कितनी ओर से? 3 ओर से, इधर से, इधर से, इधर से, बाकी इधर से नहीं है। तो ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहेंगे। और जो श्रीलंका जो देश है वो एक द्वीप है। क्या है वो? एक द्वीप, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आगे देखिए, पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकाय, एमिनो द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1773 में इनको नाम रखा गया इनका लक्षद्वीप। क्या रखा गया? जो ये अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे ना पहले, जैसे इनको लकाद्वीप भी कहते थे। क्या कहते थे? जैसे अलग अलग भूभाग में बटे हुए थे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे बटे हुए थे, तो इनको क्या है? आगे देखिए आप, इस द्वीप, पहले इन लक्षद्वीप को अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे लकाद्वीप, मिनिकाय और एमिन द्वीप, इनके नाम से जाना जाता था। फिर इसको 1773 में इसका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप, जो कि 32 वर्ग किमी छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप समूह पर अनेक प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। पीटली एक द्वीप और है, पीटली द्वीप। पीटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, पर यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य तो जानते हो ना, जहाँ बहुत सारे पक्षियों को अपन रखा जाता है, तो यहाँ एक क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही। लेसन नंबर 2 जो है अपना भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया।
नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो लेसन है वो अपन कल अध्ययन करेंगे।